किसी भी शख्स की वफ़ात के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जब वो वारसों के पास आती है तो सबकी कोशिश यही होती है कि जिसका जो हिस्सा बनता है वो उसको दिया जाए ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन विरासती टैक्स के बेचने के ऊपर भी जो है वो अब गेन टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है, वो गेन टैक्स देना पड़ेगा। किसको गेन टैक्स देना पड़ेगा, कौन सा वारिस है जो उस गेन टैक्स को अदा करेगा, और इस गेन टैक्स को जो कि विरासती प्रॉपर्टी के ऊपर वारसों ने देना है, इसको बचाने का क्या तरीक़ेकार है वो मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लीगल एडवाइस है वो आगे शेयर हो सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कानूनी मामलात में किसी किस्म की कोई जो है वो नरमी बरती नहीं जाती है, क्योंकि एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज़। यानी कल को कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता नहीं था कि कानून में ये बात ऐसे लिखी हुई है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो विरासती प्रॉपर्टी पे जो गेन टैक्स लग चुका है उसको किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न में मैनेज करना है, और उसको जो है वो आपने किस तरीके से जो है वो बचाना है। आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है और देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इस बात की समझ आ जाए कि हमने विरासती प्रॉपर्टी इनहेरिट करके अगर सेल करनी है तो उसको हमने किस तरीके से लेके चलना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेन टैक्स होता क्या है। गेन टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि किसी भी शख्स ने प्रॉपर्टी को जब लिया होता है या एक्वायर किया होता है, क्योंकि लॉ में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके अंदर एक्वायर या परचेज का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है, वो बाय इनहेरिटेंस हो रही है, बाय गिफ्ट हो रही है, या आप उसको परचेज कर रहे हैं, तो उस सूरत में वो आपकी प्रॉपर्टी समझी जाती है। आपने मिसाल के तौर पे 10 लाख की प्रॉपर्टी ली, फिर आपने उसको 15 लाख रुपए में बेच दिया, या आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आई, आपने उसको जो है वो 15 लाख रुपए में बेच दिया, तो उस टाइम आपने उसकी जो है वो विरासती प्रॉपर्टी थी। अपनी टैक्स रिटर्न में लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं। तो उस तरह से जो है ना वो एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज हो रहा था दो लोगों के बीच में, क्योंकि उसकी दो क्लासेस बन गई थी। एक वो शख्स था जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, उसकी जगह पे दूसरा वो शख्स है जो प्रॉपर्टी को विरासत में ले रहा है या उसको जो है वो गिफ्ट मिल रही है। अब इसमें फ़र्क ये किस तरह पड़ा था कि ख़रीदने वाला तो कहता जी मैंने 10 लाख की ली, मैंने उसको 15 लाख रुपए में बेच दिया और मुझे उस पर जो है वो 5 लाख रुपया गेन हो गया। अब उसमें जो है वो उसने उस 5 लाख रुपए के ऊपर जो है वो गेन टैक्स देना होता था। लेकिन जो लोग विरासती प्रॉपर्टी ले रहे हैं या उनको जो है वो गिफ्ट आ रही है प्रॉपर्टी, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि उनकी टैक्स रिटर्न में उस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 0 एंटर की जा रही थी। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 0 ही लिखी जाती थी, क्योंकि सेक्शन 79 सब के सेक्शन 1B एंड C जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ये कहता है कि जो गिफ्टेड या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर गेन या लॉस जो है वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब इसमें एक चीज का ट्विस्ट ये है कि जो शख्स परचेज कर रहा है उसने तो लिख दिया 10 लाख रुपए, तो उसने तो 15 लाख की सेल की, उसने 5 लाख रुपए के ऊपर गेन टैक्स देना है। लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर है जिसने उसपे, वो गरीब आदमी है या वो जिस तरह का भी, उसको तो विरासत में प्रॉपर्टी आ रही है, वो उसकी वैल्यू 0 लिख देते थे, वो बेचते थे 15 लाख रुपए की। तो इस तरह वो गेन 15 - 0 के हिसाब से 15 लाख रुपए के ऊपर उनको गेन टैक्स देना पड़ रहा था। वो बात अलग है कि वारसों में तकसीम हो रहा था, लेकिन ये एक अनफेयर एडवांटेज था। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है। आपने करना ये है कि जब आप उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं, जब वो वारसों के नाम पे ट्रांसफर हो रही है, उस डेट पे जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है ना वो कम से कम लिखिए। अब फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जो कि FBR की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और इसका कॉन्सेप्ट FBR वाले अब इसलिए डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये रेट्स उन्होंने खुद ही दिए हुए, और ये रेट्स भी उन्होंने इसलिए दिए हुए थे कि लोगों ने आज से 20-20 साल पहले लाख रुपए की रजिस्ट्री करवाई हुई थी। अब वो प्रॉपर्टी जो है वो 1-1 करोड़ रुपए की हो चुकी हुई है। तो उस सूरत में जो है वो FBR ने कहा कि जब आपने 7E का टैक्स हमने इम्पोज करना है तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू भी एंटर करनी है, ताकि हम उसको डीम्ड इनकम को जो है वो कैलकुलेट कर सके। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो मर्जी भी थी, अब FBR वालों ने खुद ही उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि कैपिटल एसेट के फॉर्म में जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो कॉस्ट और डिक्लेयर्ड वैल्यू हम अलग से लिखते हैं और उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू अलग लिखते हैं। तो इसमें ये बात अब कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि हम जब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लिखेंगे तो अगर हम उस प्रॉपर्टी को कॉस्ट वैल्यू उसकी 0 लिख के उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो भी है वो लिखेंगे, तो कल को जो हमारा डिफरेंस है कैपिटल गेन टैक्स की हद तक कि हमने जो है वो उसको जब बेचना है तो वो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू से काउंट होगा, और उसको वो डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है कि किसी भी शख्स को
उसके बियॉन्ड कंट्रोल सर्कमस्टांसिस की वजह से पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें उसका कसूर थोड़ी है कि अगर उसको जो है वो विरासती को प्रॉपर्टी मिल रही है, जबकि एक शख्स जो है वो 10 लाख की प्रॉपर्टी लेके 15 में बेच रहा है, तो उसको जो है वो 5 लाख पे सिर्फ गेन टैक्स देना है, जबकि जो विरासती प्रॉपर्टी ले रहा है उसको जो है वो 0 लेके आगे से 15 के हिसाब से 15 लाख पे गेन टैक्स देना है। तो इसमें एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ पे बहुत से लोग मार्केट की टर्मिनोलॉजी के मुताबिक 236C का जो एडवांस टैक्स होता है 3% जो फाइलर ने देना होता है, वो उसको जो है वो गेन टैक्स कहते हैं, जबकि वो गेन टैक्स नहीं होता है। गेन टैक्स सिर्फ वो टैक्स होता है जो कि आपने प्रॉपर्टी को बेचने से जो मुनाफा कमाया होता है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो आपने देना, और इसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। और ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये आपने अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करते वक्त इसके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से और इसके साथ साथ जो उसकी नेचर ऑफ प्रॉपर्टी है कि वो प्लॉट है, मकान है, दुकान है या फ्लैट है, और उसको आपने कितनी देर से जो है वो अपने पास रखा हुआ है उसकी बेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो 236C का हम टैक्स पे करते हैं प्रॉपर्टी बेचते वक्त, उस टैक्स के मुकाबले में जब हम कैपिटल गेन टैक्स की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन में ये चीज़ देखी जाती है कि आया 236C का जो टैक्स हमने एडवांस में पे किया है कैपिटल गेन टैक्स उससे कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है या उसके इक्विवेलेंट बन रहा है। अगर तो कम बन रहा है तो आपने डिफरेंस पे करना है। अगर वो कैपिटल गेन टैक्स से ज़्यादा 236C पे हो चुका हुआ है तो वो हम जब कैपिटल गेन टैक्स की एंट्री करेंगे तो हमें सिस्टम ऑटोमेटिकली ये बात बता देगा कि आपका इतना टैक्स जो है वो रिफंडेबल है, और अगर ये इक्वल है तो फिर उस पर आपने मजीद कोई टैक्स पे नहीं करना। तो ये मैंने आज आपको बता दिया है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के ऊपर आपने किस तरीके से एंट्री करनी है, और जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी यही रूल अप्लाई करता है, क्योंकि अगर किसी शख्स को कोई गिफ्ट दे रहा है, वो उसका फादर है, उसका ब्लड रिलेशन है या कोई भी है, अगर उसने अपनी टैक्स रिटर्न में उसकी कॉस्ट डिक्लेयर की हुई है तो जिस शख्स को वो दी जा रही है वो उसकी कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से लिख सकता है। अगर वो उसको उस तरह नहीं भी लिखता जितने पे उसको जो है वो परचेज हुई है, लेकिन अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू लिखता है तो FBR के अपने 7E के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, डीम्ड इनकम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि जब हाई कोर्ट्स में ये चीज़ें चैलेंज हुई थी तो हाई कोर्ट ने तो उनको यही कहा था जी कि आप कॉस्ट के ऊपर जो है ना वो 7E का टैक्स लें, आप फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर टैक्स कैलकुलेट जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन FBR ने इंट्रा कोर्ट अपील जब फाइल की तो उसके अंदर ये बात इस ग्राउंड के ऊपर एक्सेप्ट हो गई थी कि चूंकि प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत पहले की परचेज हुई हैं तो उसके बाद जो है वो अब मौजूदा रेट्स जो है वो काफ़ी फ़र्क आ चुका है, तो हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में उसकी ये चीज़ एक्सेप्ट होगी। इवन दो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मैंडेट पेंडिंग है तो उसमें अभी डिसीजन होना बाकी है। लेकिन आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को अगर फेयर मार्केट वैल्यू आप FBR की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लें वो रेट्स, और उसके मुताबिक जब आपको एक्वायर की जा रही है उस दिन के मुताबिक उसकी जो वैल्यू बनती है वो अगर आप लिख लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।